ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम टीएस सिटी में। टीएस सिटी में अब हम आपको ले चलेंगे अपने सेगमेंट फॉलो अप में। फॉलो अप में हमने जायजा लिया है कि गुजरात के भरूच में किस तरह से आदिवासी महिलाएं शराब का धंधा कर रही हैं और इस शराब के धंधे को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं वहां के माफिया, वहां के नेता और वहां के स्थानीय लोग। तो आइए देखते हैं हम फॉलो अप में अपने संवाददाता भरत चुड़ासमा की ये रिपोर्ट। भारत में कानून बनाना आसान है, लेकिन इसे लागू करना इससे भी मुश्किल। ये एक बार फिर से गुजरात में साबित हो गया है। बापू की जन्मस्थली गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। इस प्रतिबंध का राज्य में उल्टा असर हो रहा है। देसी दारू के ठेके कुकुरमुत्ते की तरह जहां तहां हर रोज पनपते जा रहे हैं। राज्य में गरीबी की मार झेल रही महिलाएं न सिर्फ दारू की बिक्री में शामिल हैं, बल्कि बनाने में भी जुटी हैं। विडंबना देखिए, जिस देश के कई राज्यों में महिलाएं शराब की बिक्री के विरोध में सड़कों पर उतरकर मरने मारने के लिए तैयार हैं, स्वराज और स्वदेशी का नारा देने वाली भाजपा शासित राज्य गुजरात में रोजगार के अभाव में खुद महिलाएं ही शराब बनाने में जुटी हैं। અમે મજબૂરીની ખાતર આ ધંધો કરીએ છીએ દારૂનો અને છોકરા જીવડાવવા માટે દારૂ ગાડીને છોકરા જીવડાવીએ છીએ। એટલે અમારો કોઈ ધંધો નથી બીજો, એટલે અમે આ છોકરા મોટા કરવા માટે ઘરવાળા છે નથી ને વિધવા છે, એ કારણથી અમે આ ધંધો કરીને છોકરા મોટા કરીએ છીએ। અમારો કોઈ બીજો ધંધો, જો સરકાર અમને કોઈ બીજો ધંધો આપતા હોય તો અમે આ ધંધો બંધ કરી દઈએ। इस क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक संगठनों का कहना है कि इन महिलाओं के पुनर्वास की ईमानदाराना कोशिश की जाए तो इन्हें इस धंधे से बाहर निकाला जा सकता है। आदिवासी इलाकों में फैली गरीबी और धनोपार्जन के विकल्प नहीं होने के कारण महिलाओं को इस घिनौने व्यवसाय का हमसफर बनना पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकारी उपेक्षा के कारण ही आदिवासी महिलाओं को दलदल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। क्योंकि ये औरतें धंधे में जाती है, दारू बेचती है, दारू लेती है, तो उनकी बच्चियों को, डॉटर्स को घर में रह के घर का काम करना पड़ता है। फिर और एक प्रॉब्लम वहाँ है, फिर एक देख रहे थे कि अगर वो लोग हमारे पास ट्रेनिंग में आए तो फिर उनकी कोर्ट की तारीख मिस हो जाती थी। उनके पास इतने उनके ऊपर केसेस बने हैं क्योंकि उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में वो लोग जाते थे तो उनको वकीलों को पैसा देना पड़ता था। कोर्ट में नहीं गए तो उनके ऊपर वारंट आता था तो वापस उनको पैसा देना पड़ता था। ये पूरे चक्कर में ये सिचुएशन हो गया कि वो लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे। अगर उनको निकालना चाहता है तो एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, ऑल द एनजीओज एंड सरकार का खास। स्थानीय पुलिस भी मानती है कि इलाके में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं देसी शराब बनाने और बेचने में जुटी हैं। पुलिस भी इसे रोक पाने में नाकाम रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तारी और जोर जबरदस्ती से इन कामों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। काफ़ी लेडीज़ इस धंधे में शामिल है और ये इनका इकोनॉमिक रीजन होता है। तो लेकिन पुलिस तो अपना इंस्ट्रक्शंस है कि काम एज पर द लॉ, कोई ये दारू बना रहे हैं, बेच रहे हैं तो उसमें पुलिस तो अरेस्ट करेगी, चाहे लेडी है जेंट्स है। लेडीज़ के लिए एक्चुअली क्या है, कुछ एनजीओज, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को थोड़ा उस लेवल पे काम करें, उनको समझाएं, उनके लिए ऐसे अदर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अगर हों तो ये आई थिंक बेटर होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली गुजरात में आदिवासी महिलाएं शराब जैसे धंधे में फंसी हो, इसे बापू की जन्मस्थली की बदनामी कहे या सरकारी उपेक्षा की उदासीनता। झकझोर देने वाला तथ्य ये है कि सब कुछ सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। पुलिस भी मूक दर्शक बनी बैठी है। अगर आलम यही रहा तो लाचार महिलाएं शराब की भट्टी में झुलसती रहेंगी और समाज तमाशबीन बना रहेगा। गुजरात भरूच से भरत चुड़ासमा, जय न्यूज। और अब हम बात करते हैं अपने संवाददाता से जुड़ी है। अगले साल 2003 में 1465 केस देसी दारू और अंग्रेजी शराब के हुए थे और पुलिस ने उसमें 1500 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 1265 तो सिर्फ महिलाएं थी। भारत, आपको लगता है कि शराब के इस धंधे को चलाने में स्थानीय नेताओं और माफियाओं का हाथ है? हाँ जौहर, और 10,340 लीटर टोटल देसी दारू पकड़ा गया था इन महिलाओं के पास से।
और दूसरा कि इस केस में शायद पॉलिटिशियंस और कई पुलिस वाले भी शामिल हैं, जो कि इन महिलाओं के पास से हर महीने 300, 400, 5,000, 10,000 जैसा हफ्ता लेते हैं, जिससे इन महिलाओं का धंधे पे बढ़ावा भी मिलता है और धंधा बहुत चलता है इनका। करीबन एक साल में इन लोगों का टर्नओवर होगा 1 करोड़ पर, और पुलिस ने पकड़ा है सिर्फ 2 लाख का दारू। साल में 2 लाख का दारू बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। ये थे हमारे संवाददाता भरत चुडासमा। વધુ સમાચારો વિજ્ઞાપન બાદ મુલાકાત લઈ ઘટના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિસ્ફોટના કારણોની તપાસ માટે 5 સભ્યોની એક સમિતિની રચનાની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ સમિતિમાં જીએસએફસી, આઈપીસીએલ જેવા વિશાળકાય ઔદ્યોગિક એકમના નિષ્ણાતોને સાંકળીને તપાસ કરાવવામાં આવશે। જીએનએફસીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર નાઇટ્રોફોસ્ફેટ સંકુલ સિવાય અન્ય એકમોમાં ઉત્પાદન યથાવત છે, જ્યારે નાઇટ્રોફોસ્ફેટ સંકુલને અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે। શ્રી મોદીએ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારજન પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરીને સારવાર લઈ રહેલા કર્મચારીઓના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા। એક કમિટી બનાવી છે, જે કમિટી એની તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ કમિટીમાં હવે બહારના પણ થોડાક મિત્રોને ઉમેરવાનું નક્કી કર્યું છે। એમાં જીએસએફસી, આઈપીસીએલ એમાંથી એક્સપર્ટ્સને લઈને પણ આખા ઇન્વેસ્ટિગેશનની અંદર જોડવા એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે, અને એના માટે મેં આવશ્યક સૂચનાઓ આપી છે। જે મિત્રોને નુકસાન થયું છે એમના પરિવારજનોને સરકાર તરફથી પૂરી આર્થિક મદદ મળશે। જે કંઈ યોજના છે એમાં લગભગ જીએનએફસીના કર્મચારીઓ જેમના મૃત્યુ થયા છે 7 થી 8 લાખ રૂપિયા એક પરિવારને મળે એવી વ્યવસ્થા છે। વિસ્ફોટના કારણ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે, પરંતુ અમારા ભરૂચ સંવાદદાતાએ જીએનએફસીના કર્મચારીઓ અને દુર્ઘટના નજરે જોનાર કેટલાક લોકો સાથેની વાતચીત પરથી મેળવેલ માહિતીને આધારે પ્રાથમિક રીતે જણાવ્યું છે કે એમોનિયમ સલ્ફેટ ભરેલું ટેન્કર જ્યારે પ્લાન્ટ નજીક ખાલી કરાઈ રહ્યું હતું ત્યારે કોઈ કારણસર ટેન્કરમાં વિસ્ફોટ થતા લાગેલી આગે આખા પ્લાન્ટને ભરખી લીધો હતો, જેના પરિણામે મોટો ધડાકો થયો હોઈ શકે। હવામાન રાજ્યના વધુ સમાચારો વિજ્ઞાપન બાદ મુલાકાત લઈ ઘટના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિસ્ફોટના કારણોની તપાસ માટે 5 સભ્યોની એક સમિતિની રચનાની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ સમિતિમાં જીએસએફસી, આઈપીસીએલ જેવા વિશાળકાય ઔદ્યોગિક એકમના નિષ્ણાતોને સાંકળીને તપાસ કરાવવામાં આવશે। જીએનએફસીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર નાઇટ્રોફોસ્ફેટ સંકુલ સિવાય અન્ય એકમોમાં ઉત્પાદન યથાવત છે, જ્યારે નાઇટ્રોફોસ્ફેટ સંકુલને અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે। શ્રી મોદીએ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારજન પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરીને સારવાર લઈ રહેલા કર્મચારીઓના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા। એક કમિટી બનાવી છે, જે કમિટી એની તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ કમિટીમાં હવે બહારના પણ થોડાક મિત્રોને ઉમેરવાનું નક્કી કર્યું છે। એમાં જીએસએફસી, આઈપીસીએલ એમાંથી એક્સપર્ટ્સને લઈને પણ આખા ઇન્વેસ્ટિગેશનની અંદર જોડવા એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે, અને એના માટે મેં આવશ્યક સૂચનાઓ આપી છે। જે મિત્રોને નુકસાન થયું છે એમના પરિવારજનોને સરકાર તરફથી પૂરી આર્થિક મદદ મળશે। જે કંઈ યોજના છે એમાં લગભગ જીએનએફસીના કર્મચારીઓ જેમના મૃત્યુ થયા છે 7 થી 8 લાખ રૂપિયા એક પરિવારને મળે એવી વ્યવસ્થા છે। વિસ્ફોટના કારણ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે, પરંતુ અમારા ભરૂચ સંવાદદાતાએ જીએનએફસીના કર્મચારીઓ અને દુર્ઘટના નજરે જોનાર કેટલાક લોકો સાથેની વાતચીત પરથી મેળવેલ માહિતીને આધારે પ્રાથમિક રીતે જણાવ્યું છે કે એમોનિયમ સલ્ફેટ ભરેલું ટેન્કર જ્યારે પ્લાન્ટ નજીક ખાલી કરાઈ રહ્યું હતું ત્યારે કોઈ કારણસર ટેન્કરમાં વિસ્ફોટ થતા લાગેલી આગે આખા પ્લાન્ટને ભરખી લીધો હતો, જેના પરિણામે મોટો ધડાકો થયો હોઈ શકે। હવામાન રાજ્યના गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील में 80% लोग मकर संक्रांति के लिए पतंगे बनाने में जुटे हैं। हालांकि यहाँ पतंगों का कारोबार
साल भर चलता है, लेकिन मकर संक्रांति इन कारीगरों के लिए खास मायने रखती है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस कारोबार में मंदी आई है। यहाँ तक कि मकर संक्रांति भी इन कारीगरों को इस मंदी से उबार नहीं पाई। इस वक्त ये ऐसा टाइम है वहाँ पर कि बच्चों की एग्जाम और ये त्योहार दोनों साथ में है, इसके लिए ये धंधा पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और दूसरा कि इस माल पर जो कागज कच्चा माल उसका जो आता है उसके ऊपर भी थोड़ा भाव का कंट्रोल आउट है, तो उसके लिए भी थोड़ा असर है। इस साल में धंधा इसके लिए थोड़ा कम है कि थोड़ी महंगाई भी है, थोड़ा कागज का भाव बढ़ा है, कमान ठड्डे का भाव बढ़ा है, इसके लिए थोड़ा मंदी का माहौल है। यहाँ के कारीगर मकर संक्रांति आने से 8 महीने पहले ही